बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। आज मैं फिर आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेके आया हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा जो बच्चों की क्वेरीज थी, क्वेश्चन आंसर जैसा सेशन इसमें है। तो मैंने सोचा कि क्यों इंडिविजुअली लोगों का जवाब दे दे के मैं भी थक जाता हूँ। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए जिसमें आप सभी लोगों की क्वेरीज जो है उसमें कवर हो जाए और आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, जो जिन्होंने मुझे मैसेज भी नहीं किया और मन में उनके क्वेश्चंस चल रहे हैं या उनके डाउट चल रहे हैं कि इसका क्या होगा, इसको कैसे प्रिपेयर करें। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो मैंने इसमें कवर की है। कोशिश तो मैंने ऐसे किया है कि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस है वो सब कवर हो जाए। बाकी अगर आपको फिर भी इसके बाद भी अगर कहीं डाउट रहता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं चैट बॉक्स में। तो आज का जो हमारा जो सेशन है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस आंसर्स लेंगे। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले सारे क्वेश्चंस को लिस्ट आउट कर लिया है। ठीक है, तो हम उसी को एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, व्हेन एडमिट कार्ड विल रिलीज। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है क्या कैलकुलेटर अलाउड है इस एग्जाम में। तीसरा क्वेश्चन है प्लीज टेल अस मेजर सब्जेक्ट्स इन और प्रिपरेशन, कि इस प्रिपरेशन के लिए हमारे क्या मेजर सब्जेक्ट है जिस पे ज़्यादा फोकस किया जाए। नेक्स्ट है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं कि पीवी फैक्टर आएगा क्या, वो हमको याद रखना पड़ेगा क्या, अंडर रूट डिवाइड मल्टीप्लिकेशन इनके लिए क्या करना रहेगा, कैसे करें इसको। अगला क्वेश्चन था इसमें फिफ्थ कि क्या पेपर पैटर्न 2022 वाला ही सेम रहेगा क्या। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन 40 दिनों में हम कैसे तैयारी करें 40 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि करंट जॉब के साथ में हम कैसे प्रिपेयर करें। और लास्ट क्वेश्चन है कि टीसीसी के जो कोर्स है उसमें क्या कवर है। ठीक है, तो एक एक अपन आंसर्स करेंगे एक एक क्वेश्चंस का। ठीक है जी, तो सबसे पहले अगर बात करें कि एडमिट कार्ड कब रिलीज होंगे, तो देखिए यूपीएससी जो आपका एडमिट कार्ड है वो 15 से 20 दिन पहले रिलीज करेगी, यानी 12 से 15 दिन पहले रिलीज करेगी। तो 12 से 15 दिन पहले रिलीज करेगी, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जो एडमिट कार्ड है वो 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर के बीच में आपके पास आ जाएंगे। क्योंकि इतना टाइम आपको भी, जैसे कहीं दूर आपका सेंटर आया तो आपको भी अपना ट्रेन बुकिंग के लिए या फ्लाइट बुकिंग के लिए आपको भी टाइम चाहिए, या वहाँ का रहने के लिए अरेंजमेंट चाहिए कि मुझे कब जाना है, कब शेड्यूल करना है। ऐसा नहीं है ना कि 5 दिन पहले ही आपको एडमिट कार्ड देंगे जी आ जाओ जी एग्जाम देने। ऐसा नहीं होता। तो आपको सफिशिएंट 15 दिन का टाइम दिया जाएगा जिसमें आप अपना सेंटर का प्रॉपर अरेंजमेंट देख लें कि कहाँ मेरा सेंटर रहेगा, क्या मुझे बुकिंग करनी रहेगी, ट्रेन से कैसे जाना है, रेलवे से कैसे, वो से फ्लाइट से कैसे जाना है, कहाँ मुझे स्टे करना है, मेरा सेंटर किस स्कूल में है, कहाँ पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आप अपने आप से प्रॉपर प्लान कर लें। अगला क्वेश्चन था कि क्या कैलकुलेटर अलाउड है। बिल्कुल नहीं जी, कैलकुलेटर बिल्कुल अलाउड नहीं है, ना ही कोई वॉच अलाउड है, ना कोई कैलकुलेटर अलाउड है, ना कोई डिजिटल डिवाइस अलाउड है। यानी किसी भी तरह की कोई डिजिटल डिवाइस अलाउड नहीं है। आपसे वहीं पे ही एंट्री गेट पे ही जो है वो आपको खुलवा लिया जाएगा, बाहर रखवा दिया जाएगा। इवन कई एग्जाम्स तो ऐसे होते हैं जिसमें बेल्ट चेन वगैरह भी अलाउ नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा कि इस तरह की कोई चीज़ आप पहन के नहीं आई जो वहाँ उनको ऑफर्ड लगे और उनको जबरदस्ती से खुलवाना पड़े। सिंपल सोबर कपड़ों में जाइए। ठीक है, गर्ल्स जो है वो सूट वगैरह जो नॉर्मल कपड़े हैं उनमें जाइएगा। कुछ ऐसी चीज उनको ना लगे कि नहीं इसमें कुछ छुपा हो सकता है, या ब्लूटूथ अभी पूरे इंडिया में जो है वो एक पेपर लीक माफिया का गेम चल रहा है। कोई ब्लूटूथ से करा रहा है, कोई किससे करा रहा है, कोई क्या है, तो अलग अलग स्टेट में ये बड़ी प्रॉब्लम हो रखी है। तो यूपीएससी में भी अभी जैसे ये पूजा खेड़कर का जैसे मामला है, छुपाने का वगैरह, तो हर चीज को ध्यान से देखते हैं। एडमिट कार्ड पे आपकी फोटो वगैरह प्रॉपर देख लेना, एडमिट कार्ड पे जो आपका रोल नंबर वगैरह प्रॉपर होना चाहिए, आपके नाम में कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें पूरे प्रॉपर चेक कर लेना भैया, बहुत केयरिंग चल रही है अभी। अगला क्वेश्चन था कि मेजर सब्जेक्ट क्या है इस एग्जाम्स के लिए। तो मेजर सब्जेक्ट की बात करें तो मैंने बार बार बताया है, एक तो कोस्टिंग मेजर है, एक एफएम है, एक जीएसटी एंड कस्टम है, और अदर टॉपिक है जिसमें सेबी एलओडीआर है, कोस्ट स्टैंडर्ड्स है, कोस्ट ऑडिट है, और कंपनी ऑडिट है। ये चैप्टर है जो सॉरी टॉपिक है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। मेजर जो हमारा पोर्शन है वो कोस्टिंग का है। अगर मैं इन परसेंटेज टर्म्स में बात करूँ तो 60% जो है वो कोस्टिंग का वेटेज है लगभग। अगर देखें तो प्रीवियस पेपर पैटर्न को देखते हुए, ये कोई यूपीएससी ने डिफाइन नहीं किया, ये पेपर पैटर्न को देख के मैं बता रहा हूँ। एफएम का जो है वह 20% है। ठीक है, जीएसटी एंड कस्टम जो है वो 10% है, और बाकी जो अदर टॉपिक है इसका भी 10% वेटेज है। तो आप ये देख लीजिए कि कॉस्टिंग एफएम जीएसटी इनको बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। इनके कोई भी चैप्टर या कोई भी टॉपिक जो सिलेबस में दिया है उनको नहीं छोड़ना है। अदर टॉपिक में आपको इन पे खास फोकस करना है, कोस्ट स्टैंडर्ड पे, कोस्ट ऑडिट पे, कंपनी ऑडिट पे, सेबी एलओडीआर पे। ठीक है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कवर करने की कोशिश करनी है।
इसके बाद आता है कि क्या वर्किंग पेपर्स को सोल्व कैसे करेंगे? ये जो पीवी फैक्टर वगैरह है, इससे रिलेटेड भी कई डाउट थे। तो पहले बात तो देखिए कि पीवी फैक्टर को याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा नहीं कि 5 साल तक 10% वाला याद कर लिया, 15% वाला याद कर लिया, 20% वाला याद कर लिया, ऐसा नहीं है। अगर पहली बात तो पीवी फैक्टर का क्वेश्चन आता नहीं है, और पीवी फैक्टर का अगर क्वेश्चन भी आता है तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन होता है। आपको ब्रैकेट में दे देगा कि 3 साल का 5 साल का पीवी फैक्टर इतना है। वो पहले से ही आपको ब्रैकेट में दे देगा ताकि क्यों आपको मल्टीप्लाई करना रहे। जैसे कैपिटल बस्टिंग का जो क्वेश्चन होता है वहां पर पीवी फैक्टर ज्यादा आते हैं। ठीक है, तो वो ब्रैकेट में दे देगा आपको कि इसका पीवी फैक्टर इतना है, क्यूमुलेटिव इतना है, या इंडिविजुअल साल कितने हैं। तो आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना रहेगा। उसे भी पता है एग्जामिनर को भी, क्योंकि वो भी आपकी तरह ही सीए या सीएमई ही है। तो वो पेपर बनाते टाइम उसको भी ये पता है कि जो बच्चे हैं वो इतने पीवी फैक्टर याद नहीं कर सकते बिना किसी की, जब तक कि आप उसको कोई हेल्प ना दो। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि आप ऐड, सब्ट्रैक्शन, अंडर रूट का और मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है 2RO अपॉन सी, उसका अंडर रूट। ठीक है, तो आर मतलब रिक्वायरमेंट, एनुअल रिक्वायरमेंट, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, सी मतलब कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। आपने ये फॉर्मूला पुट कर दिया, बात आती है अंडर रूट को सोल्व कैसे करें। अब तक तो क्या होता था सीएमए या सीएमए में, हम अंडर वो कैलकुलेटर होता था जो अंडर रूट का बटन दबाया और सोल्व हो गया, और कभी प्रैक्टिस ही नहीं की उसको निकालने की। तो कम से कम 10 क्वेश्चंस जो है वो अंडर रूट निकालने की प्रैक्टिस कीजिए। लगभग जो मैक्सिमम मिनिमम स्टॉक लेवल है, लेबर टर्नओवर है, इस तरीके के प्रैक्टिकल जो क्वेश्चंस हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का हो गया, पीवी रेशियो का हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट का हो गया, रेशियो एनालिसिस में हो गया, डेब्ट इक्विटी रेशियो का हो गया। आपको पॉइंटों में भी डिवाइड करना आना चाहिए। उसके बाद जीरो आएगी, पॉइंट के बाद जीरो आएगी नहीं आएगी, रेशियो में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो जो बच्चे जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जो एस्पिरेंट्स जिनको नॉलेज नहीं है या जिन्होंने पहले कभी कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप से पेपर पैटर्न अटेम्प्ट नहीं किया है, तो वो खास करके प्रैक्टिस कर ले ताकि आपको वहां पर जाकर कोई नया सरप्राइज नहीं मिले एग्जाम से। ये यूपीएससी का पेपर है, ना कि कोई सिंपली और ऑर्गेनाइजेशन का पेपर है जहां पर आपको लगता है कि यार इस एग्जाम में नहीं तो किसी और एग्जाम में अपन कर लेंगे। ठीक है, ऐसे मौके कम आते हैं, और मैं पहले ही वीडियो में क्लियर कर चुका हूँ, यूपीएससी बार बार मौके नहीं देती है। वो सिविल सर्विस की तरह नहीं है जो हर साल नोटिफिकेशन आएगा, नहीं। आई थिंक ये नोटिफिकेशन के बाद में लगभग आपको 5 साल तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही केयरफुल और बहुत ही सीरियस होकर इस एग्जाम को लीजिए। क्या पेपर पैटर्न जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा? बिल्कुल जी, पेपर पैटर्न जो है वो लगभग सेम रहेगा, क्योंकि 17 जो सिलेबस के टॉपिक थे वो एज इट इज उन्होंने कॉपी किए हैं। अगर कहीं चेंज होगा तो माइनर चेंज होगा, और माइनर चेंज जो मुझे लगता है कोस्टिंग और जीएसटी सब्जेक्ट में होगा। यानी थ्योरेटिकल को ज़्यादा कर दिया, प्रैक्टिकल को कम कर दिया, या जीएसटी में जो है वो अमेंडमेंट पूछ लिए, या कुछ ऐसे सीलिंग लिमिट पूछ ली, रजिस्ट्रेशन की लिमिट पूछ ली, या आईटीसी का मैनर पूछ लिया, या इंट्रोडक्शन में हिस्ट्री पूछ लिया जीएसटी की, जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछ लिया, या अगर कह सकते हैं कि पेमेंट ऑफ टैक्स का जो है चैप्टर उसमें जीएसटी की फॉर्मेट पूछ ली, रिटर्न वाला जो चैप्टर है उसमें रिटर्न के नंबर पूछ लिए। तो ये जो चीजें हैं वो थोड़ा सा चेंज हो सकती है, बाकी पैटर्न जो है वो लगभग लगभग सेम रहेगा। आप अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर कीजिए जैसे 2022 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो ज्यादा अदर कुछ भी चीज एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो सब्जेक्ट उसमें टॉपिक में दिए हुए हैं उसी टॉपिक पे इंडिविजुअली आपको फोकस करना है। चलिए, इसके बाद में ये था कि 40 डेज में कैसे तैयारी करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन था। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं। ये मेरे अकॉर्डिंगली है, बट जो जैसे मैं प्रिपेयर करता था या मैं जैसा उचित समझता हूँ आप लोगों को गाइड करना। बाकी देखो, सबकी अपनी अपनी प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि एक स्ट्रेटेजी को सब पे यूनिफॉर्मली अप्लाई किया जाए, लेकिन कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स ऐसे हैं जो अगर आप करते हैं तो आपकी प्रिपरेशन में बेहतर हो सकता है। मैं ये नहीं कहता कि आप इसको मतलब फॉलो कीजिए, मेरी तरफ से एक सुझाव है, एडवाइस है। बाकी सब ऑलरेडी ज्ञानी आदमी हैं, सारे मेरे जैसे ही सीए या सीएमए हैं, मैं कोई अलग से हूँ नहीं हूँ। तो आपने अच्छे से एग्जाम क्रैक किया है भी लेटेस्ट, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मुझे किस सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है। 8 सब्जेक्ट का मैनेजमेंट किया अपन ने, तो यहाँ तो 6 सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक है, पहली चीज जो फोकस रखने की है कि आपको वन टारगेट रखना है, एक ही टारगेट रखना है। अभी मतलब ना पावर ग्रिड के बारे में सोचना, ना हुडको के बारे में सोचना, ना किसी और अदर एग्जाम के बारे में सोचना। देखो, जितना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आप अपनी सोच में रखोगे उतना ही ज्यादा आपके फेलियर होने की चांस ज्यादा है। आप सिर्फ और सिर्फ एक फोकस रखिए कि मुझे अभी करंट में 19 अक्टूबर तक यूपीएससी एडी पोस्ट का एग्जाम देना है। चाहे भले ही आपकी पावर ग्रिड की डेट आ जाए, चाहे हुडको की डेट आ जाए, कि या किसी की भी डेट आ जाए, डेट आना मतलब डिस्ट्रक्शन पैदा करना।
आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि मैंने सिर्फ इनकम टैक्स इसमें तैयार नहीं किया और ऑडिट तैयार नहीं किया, बाकी सब कुछ इसमें कवर है, मैं ये मानता हूँ। बाकी ये जो दूसरी जो सब्जेक्ट है एसआईएम वगैरह, ये चीज़ें हमारे मतलब प्रैक्टिस एग्जाम्स का पार्ट नहीं होती हैं, तो मैं एज ए पूरे सीए सिलेबस को कवर नहीं कर रहा। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अकाउंट, कॉस्ट, एफएम, ऑडिट, लॉ, इनकम टैक्स, जीएसटी, इनकी बात कर रहा हूँ। तो सिर्फ एक टारगेट रखिए, किसी अलग अलग एग्जाम्स पे नहीं चाहिए उसके में क्या होगा, उसमें ऐसा छूट गया तो क्या होगा, अरे उसमें तो ये भी टॉपिक आएगा, उसमें तो ये भी आएगा, ये बिल्कुल चीज नहीं, बिल्कुल जस्ट एक फोकस, मुझे अभी यूपीएससी एडी पोस्ट बनना है और इसी को टारगेट करना है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि आप अपनी जो मेजर सब्जेक्ट है जो मैंने अभी बताया उसका मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। मल्टीपल टाइम रिवाइज का मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं कि पूरा सब्जेक्ट को पूरा खत्म करें फिर दोबारा रिवीजन करें, नहीं। आपने जैसे आज कोई चैप्टर पढ़ा, जैसे डायरेक्ट मटेरियल का कोई चैप्टर पढ़ा या इंट्रोडक्शन का कोई चैप्टर पढ़ा, उसको वापस से 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में 15 मिनट के लिए पढ़िए। फिर जैसे लेबर का पढ़ा तो फिर आप उसको 1 दिन बाद में 10 मिनट के लिए पढ़िए, ठीक है। फिर 5 दिन बाद में वापस से डायरेक्ट मटेरियल को 10 मिनट के लिए पढ़िए, मतलब फटाफट से रीडिंग। अच्छा डिस्क्रिप्शनरी कॉस्ट क्या होती है, शट डाउन कॉस्ट क्या होती है, अच्छा ये इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है, अच्छा ये कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है, कॉस्ट लोकेशन क्या होता है, कॉस्ट अब्जॉर्प्शन क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर क्या होता है, बस जस्ट रिवाइज करना है। पता तो आपको सब है ऑलरेडी, यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू नीड नॉट टू गो थ्रू एनी अदर डिटेल्ड थिंग। आपको कोई भी ऐसी चीज डिटेल में नहीं जाने की जरूरत है, ठीक है। तो कोस्ट यूनिट क्या होती है, कोस्ट पैरामीटर्स में क्या क्या देखते हैं अपन, तो सारी चीजें जो है वो फटाफट से रिवाइज करने की कोशिश की। प्रोसेस कोस्टिंग में फॉर्मूला क्या होता है, अच्छा कोस्ट, अगर मैं बात करूँ इसकी कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग की, तो अगर मेरा लेवल ऑफ कंप्लीशन अगर 50% से ज्यादा है तो क्या फॉर्मूला लगेगा, अगर 50% से कम है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा। आपको जॉब कोस्टिंग, यूनिट कोस्टिंग में फर्क जो है क्या होता है, मतलब जस्ट 10-10 15-15 मिनट में उसको रिवाइज कीजिए बैक में जाके। ऐसा नहीं जी कि बस शुरू से चल गए और लास्ट तक उसको खींचे जा रहे हैं, पूरी बुक को और कंप्लीट होने में पता चला 15 दिन लग गए। अब आता है कि साहब सर ने तो कहा था मल्टीपल टाइम रिवाइज करना, मल्टीपल टाइम का तो टाइम ही नहीं बचा, कैसे रिवाइज करें, ऐसा नहीं। हर 2 दिन में पीछे जाकर आपको बैक में जाकर उसको रिवाइज करना है, कहीं पे भी लैग नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो मैं करता था वो चीज मैं बता रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, आप अपना जो सिलेबस है वो 5 अक्टूबर से पहले पहले किसी भी हालत में कंप्लीट कर लीजिए। ऐसा नहीं जो ये 2 टॉपिक रह गए, 3 टॉपिक रह गए, कुछ भी हो लेकिन उसको टच जरूर करना, उसका बेसिक थीम जरूर पढ़ना। गैंट चार्ट क्या होता है, कुछ नहीं मिल रहा है उसका बेसिक देख लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो। अगर कुछ आपको लगता है कि मुझे सीए बने या सीए में बने 5 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो कोई बात नहीं, यूट्यूब कर लो। आपको लगता है कि नहीं जी यूट्यूब कर लेंगे तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारा करियर का सवाल है, किसी टॉपिक में आपको कहीं दिक्कत आ रही है तो बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा फ्री में ज्ञान देने के लिए बैठे हुए हैं, आप वहां पे जाकर अपने आप को अपडेट कर लीजिए, इसमें कोई शर्म लिहाज की बात नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कोई रट्टाफिकेशन कोई चीज नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, और टेस्ट सीरीज जो है वो 6 से 15 अक्टूबर के बीच में आप अपने टेस्ट सीरीज को ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए। यानी आपके पास में लगभग जो है वो 6 से 15 अक्टूबर में जो जितने भी टेस्ट सीरीज जो मेरे पोर्टल पे दी हुई है या जहां से भी आप पढ़ रहे हो या जहां पे भी आपको अवेलेबल है, वो टेस्ट सीरीज मल्टीपल टाइम दीजिए। मल्टीपल टाइम, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ, मल्टीपल टाइम। पोस्टिंग के 2 टेस्ट दिल्ली वापस से दीजिए उसको अगले दिन, 2 दिन बाद में, मतलब वो आंसर याद हो जाए टेस्ट सीरीज के, ठीक है। इस तरीके से टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कीजिए, ये हेल्पफुल होगा। मैं तो उस टेस्ट सीरीज को जो है मेरी खुद की बनाई हुई को मैं बार बार मल्टीपल टाइम रिव्यू करता था, आंसर याद हो जाते, अच्छा यार इसमें आएगा, ये आएगा, ये आएगा, मतलब वहां जाके टिक करने का काम रहता था बस। इसके बाद आप कुछ टॉपिक को 2 दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए रिवाइज कीजिए। 16 से 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर का एग्जाम है हमारा, तो 16, 17, 18 3 दिन है आपके पास, तो 3 दिन में क्या रिवाइज कीजिए। एक तो जीएसटी की मॉनेटरी लिमिट देख लीजिए, रजिस्ट्रेशन की लिमिट क्या होती है, ठीक है, या रिफंड की लिमिट क्या होती है, आईटीसी का क्या कैसे मैनेज होता है, तो जो शॉर्ट मैंने जो फाइल दे रखी है उन छोटी छोटी चीज़ों को रिवाइज कीजिए। आपको मैं प्रिंटेड बुक्स भी दे रहा हूँ तो उसमें मल्टी वो कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, उसको मार्क कर लीजिए कि ये मुझे लास्ट टाइम की रिवाइज करना है 3 दिन में। कोस्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत तरह की कोस्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो उसको रिवाइज कीजिए। कोस्टिंग एफएम की जितने भी फॉर्मूला फाइल जो मैंने दी हुई है, अपनी जो फॉर्मूला फाइल दे रखी है उसमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए। कोस्ट स्टैंडर्ड कोस्टिंग के फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए, एफएम के रेशियो एनालिसिस के फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए, बजटिंग में देखिए कि अपन कैसे निकाल सकते हैं, मार्जिनल कोस्टिंग के फॉर्मूलाज को रिवाइज कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग के जो फॉर्मूलाज यूज होते हैं उसमें रिवाइज कीजिए,
ठीक है? तो बहुत सारे फ़ॉर्मूलाज़ हैं। एफएम के देखिए कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इक्विटी का कैसे निकालते हैं, एमपीएस के बेस पे कैसे निकालते हैं, अच्छा ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं, कैपिटल बस्टिंग में कैसे निकालते हैं, एनपीवी का फ़ॉर्मूला क्या होता है, या अगर मुझे पेबैक पीरियड निकालना होता है तो उसका फ़ॉर्मूला क्या होता है। तो जो चीज़ें दे रखी है उसको रिवाइज़ कीजिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो कमेटी है, कैडबरी कमेटी है, जो अलग-अलग कमेटी बनी हुई है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, उस कमेटी को रिवाइज़ कीजिए, उन कमेटी के रिकमेंडेशंस को रिवाइज़ कीजिए कि उन्होंने क्या चीज़ बताई है। कॉस्ट स्टैंडर्ड में आपको एक तो नाम और नंबर, ये तो सब आपको पहले पता ही होना चाहिए, तो मस्ट है कि CAS 2 क्या होता है, CS 3 क्या होता है, 4 क्या होता है, 5 क्या होता है, उसका नंबर क्या है, और उस एक हर एक स्टैंडर्ड की एक बेसिक थीम पता करिए कि उसके मेन क्रक्स क्या कहना चाहता है, क्या चीज़ पे मेन फोकस करना चाहता है, वो कहीं आप एक अलग से सेपरेट पेज में नोट कर लीजिए। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें सारी चीज़ें हलवा मिल जाए, अपन थोड़ी सी अपना माइंड और अपनी मेहनत भी अपने को यूज करने की जरूरत है। तो कोशिश कीजिए कि हम कुछ चीज़ों को ऐसा नोट करें जो हमारे लिए की पॉइंट हो। ऐसा नहीं कि सब चीज़ें जो दी है उसी पे बिलीव कर लें, नहीं, इतना टाइम है भाई, 40 दिन है। आप ऑलरेडी सीए या सीएमए में हैं, तो अपन ऐसा नहीं है कि नई चीज़ पढ़ रहे हैं, एकदम बिल्कुल कोई केमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं, कोई फिजिक्स तो पढ़ नहीं रहे, अपन वही सब पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो ये देखो कितनी अच्छी बात है कि मैं सब वही चीज़ कर रहा हूँ जो ऑलरेडी मैं 5 साल तक इतने दिन का डेप्थ में पढ़ाई किया करता था। तो बेसिक थीम को पता करिए, उसको नोट करिए। कॉस्ट ऑडिट की जो एप्लीकेबिलिटी लिमिट है उनको देखिए कि कॉस्ट ऑडिट किस पे अप्लाई होती है, क्या उसकी मॉनेटरी लिमिट होती है, कॉस्ट ऑडिट का बेसिक थीम क्या होता है, टर्नओवर लिमिट क्या होती है, इंडिविजुअल पे क्या होती है, एग्रीगेट में क्या होती है। इंड एएस और एएस में नाम और नंबर तो आपको पता ही होना चाहिए, और हर एक एएस की और इंड एएस की, खास करके इंड एएस की, एएस की तो नहीं, इंड एएस की बेसिक थीम पता कीजिए कि 116 किसके बारे में कहते हैं, 19 इंड एएस किसके बारे में है, इंड एएस 16 में क्या बात लिखी हुई है, इंड एएस 10 क्या कहना चाहता है। इस तरीके से मतलब चीज़ों को थोड़ा-सा अपने हिसाब से भी कुछ चीज़ें नोट कीजिए ताकि आप उस पे कमांड बना सकें, ठीक है? सेबी के एलओडीआर की जो इम्पोर्टेंट प्रोविजंस है, वीमेन डायरेक्टर का सेबी ने रिसेंटली क्या चीज़ें निकाली है, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। कंपनी लॉ की जो सीलिंग लिमिट वाली जो फाइल है, जो मैंने अपने कोर्स में दे रखी है, वो आप गो थ्रू अच्छे से कर लेना। मिनिमम डायरेक्टर कितने होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, उसकी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में कितनी लिमिट होती है, या फिर गवर्नमेंट कंपनी का सेक्शन क्या होता है, जो सेक्शंस की फाइल है वो ज़रूर देख लेना। जीएसटी के फॉर्मेट फाइल जो है कि जीएसटीआर 1 क्या होता है, 2 क्या होता है, जीएसटी का ये फॉर्मेट किसका होता है, पीएमटी के लिए क्या होता है, पेमेंट के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज करते हैं, जो फाइल मैंने दे रखी है कोर्स में वो जरूर देख लेना। इसके बाद में कंपनी लॉ के फॉर्म मैंने दिया हुआ है, बुक में भी दिया हुआ है, और एप्लीकेशन पे भी कोर्स में भी डाली हुई है, तो आप जरूर देख लेना। कंपनी लॉ के जो इंपॉर्टेंट फॉर्म है वो जरूर उसमें आपको करना है। इसके बाद में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने नोट किए हैं पढ़ते टाइम पे, नोट्स पढ़ते टाइम पे मैं हमेशा जो भी बच्चे मेरे से व्हाट्सएप के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनको मैं गाइड करता हूँ कि भाई आप जो है कोशिश ये कीजिएगा कि जब पढ़ रहे हैं और आपको कोई नई चीज़ नोटेड होती है, आपको लगता है यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, तो आप उसको वन लाइनर फॉर्म में ज़रूर नोट कर लें। और वन लाइनर फॉर्म में जो नोट करते हैं उसको एग्जाम से के टाइम पे 2-3 दिन पहले ज़रूर रिवाइज करें, क्योंकि नोट करने से 2 चीज़ होती है। एक तो होता है कि लिखेंगे तो याद होगा, दूसरा ऐसी मेमोरी में बन जाएगा कि वो हम कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है? तो ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा। इसके बाद में जॉब में होते हुए कैसे तैयारी करें, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आप जॉब में हो तो कम से कम जो है वो 6 घंटे की स्टडी का प्लान ज़रूर कीजिए। अब 6 घंटे कैसे करना है ये आपका अपना नेचर है, आपका अपना टाइम शेड्यूल है कि आप अपने हिसाब से कैसे प्लान करते हैं। मतलब 6 घंटे मल्टीप्लाई बाय 40 दिन यानी 240 हो गया। मैं तो कहता हूँ संडे आपके बीच में छुट्टी आ रही है, इतनी सारी आ रही है, कोई दशहरे की आएगी, कोई बीच में नवरात्र स्थापना की आएगी, बीच में कोई ईद वगैरह का कुछ आ रहा है, वो छुट्टी आएगी। तो आप उस टाइम को पूरा डे को ऐसा कीजिए कि कम से कम 10 से 12 घंटे जो है वो आप स्टडी कीजिए। तो 3 घंटे जो है वो कैसे देने हैं आपको, जो मैंने मेरे हिसाब से कि 2 घंटे सुबह उठ के पढ़िए, 1 घंटे लंच में पढ़ने की कोशिश कीजिए, 1 घंटा इवनिंग में टाइम निकालिए, ऑफ़िस से निकलते टाइम पे थोड़ा-सा लेट निकलिए, यानी जैसे 6:30 का टाइम होता है तो आप 7:30 तक निकलिए, 1 घंटा ऑफ़िस में बैठ के स्टडी कीजिए, और 2 घंटे ऑफ़िस से आने के बाद में नाइट में स्टडी कीजिए। ये एक बेसिक है जो आपको करना पड़ेगा, इसमें आई थिंक बट नोट इट की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये एग्ज़ाम निकालना है, पैशनेट है आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के निकालने के लिए और आपको टारगेट है, तो भैया करिए, नहीं तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है। क्योंकि आप जैसे जो हैं वो बहुत सारे लाइन में लगे हुए हैं, ये मान के चलिए। और ये एग्ज़ाम यूपीएससी का है, अगर वाक़ई में आप सिविल सर्विस वाली पावर और फ़ील और सब सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आप अपने आप को इस पोस्ट पे बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि कलेक्टर के बराबर आपकी पावर होगी, लेकिन हाँ,
ये है कि एक रेवेन्यू ऑफिसर जो कोई इसमें यूपीएससी के जो थ्रू लगते हैं, ठीक है? उनके जो उनकी वर्किंग और आपकी वर्किंग में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा। आपकी बात को और आपकी ओपिनियन को बहुत तवज्जो दी जाएगी। आपको मीटिंग्स में बुलाया जाएगा, आपके लेवल होगा, एक अलग स्टैंडर्ड होता है। इन पे कभी बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद में कोशिश कीजिएगा कि आप अपने ऑफिस टाइम में जो ऑनलाइन अपनी टेस्ट सीरीज है उसको अटेम्प्ट करिए। एप्लीकेशन पे दे सकते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप पे दे सकते हैं। तो जब भी टाइम मिले वो उस टाइम को यूज कीजिए। डोंट स्पेंड टाइम ऑन सोशल मीडिया। ये भाई ये बड़ी बीमारी है, इससे दूर रहने की कोशिश कीजिए। ये नहीं चिपके रहे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब टोटली टाइम वेस्ट है। ये सब काम के हैं जब आप जॉब लग जाओ, अच्छे से हो जाओ, परिवार सेटल हो जाए, फैमिली सेटल हो जाओ, आराम से 35 के बाद में बैठ के यही करना। ये दोस्तों के फोटो भेजना, इंस्टा यूज करना, एफबी को रिक्वेस्ट भेजना, जो करना वो करना, बट अभी नहीं, अभी के लिए इसको स्टॉप कर दीजिए। ठीक है, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं सीरियस है। इसके बाद में जो अगर आपके पास में ऑफिस में फ्री टाइम है तो अपनी जो ई बुक्स हैं उसको कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे आप पढ़ाई कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं मल्टीपल टाइम। वो आपको देखना है कि कब आपको टाइम मिलता है। इसके अलावा एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आप अपने आप पे विश्वास करिए। आपने दुनिया का सबसे टिपिकल एग्जाम क्रैक किया है और ये गिनीज बुक में नाम आ चुके हैं। तो सीए और सीएमए कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, बहुत टफ एग्जाम होता है। इंजीनियरिंग की तरह नहीं है कि धक्के लग के पास होते गए की, या एमबीबीएस की तरह नहीं है कि साहब ये पेपर वहाँ तो एंट्री टफ है, वहाँ तो बाद में पेपर निकालना बहुत आसान है। यहाँ हमारे एंट्री वेंट्री के बाद में भी दुनिया भर के लफड़े हैं हमारे। तो इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि आप अपने आप को विश्वास रखें कि मैं सीए हूँ या सीएमए हूँ, मैंने सब पढ़ाई की है, मैं जो पढ़ रहा हूँ बेस्ट कर रहा हूँ, मेरे से जितनी हो सकता है मैं कर रहा हूँ। बाकी प्रभु भगवान खुदा सब पे छोड़ दीजिए, उन पे वो उनको भी उनका काम करने दीजिए। और अगर पॉसिबल हो तो ऑफिस से 10 दिन की छुट्टी अक्टूबर में मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, एग्जाम से 10 दिन पहले, ताकि माइंड आपका शांत रहे, ऑफिस का कोई प्रेशर आपके ऊपर ना रहे। ये चीज़ मेरे हिसाब से कर लेना चाहिए। कोर्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो यूपीएससी एडी का कोर्स है और एक है ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र का कोर्स है। तो ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है कि यूपीएससी एडी में आपको 6 प्रिंटेड बुक्स मिलेगी, यहाँ आपको 8 प्रिंटेड बुक्स मिलेगी, यानी इनकम टैक्स की और ऑडिट की बुक्स अलग है यहाँ पर। बाकी ऑलमोस्ट लगभग चीज़ सेम है। दो चीज़ और अलग है, वो है नॉन टेक्निकल के वीडियो और एमसीक्यू ऑल इन वन में कवर है और अदर टॉपिक्स भी इसमें कवर है ऑल इन वन में। तो अगर आप यूपीएससी के लिए देख रहे हैं तो ऑल इन वन ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि इसमें मतलब आने वाली और कोई एग्जाम है, जैसे कोई बाद में कोल इंडिया आती है या सेल आती है, एनटीपीसी आती है, ओएनजीसी आती है, तो आपके लिए ये कोर्स ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए यूज़फुल हो गया आई थिंक, और मुझे जो मेरा पर्पस था वो मैंने पूरा कर दिया है बताने का, कि आप लोगों की जो क्वेरीज है, गाइड है, वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकूँ। और इसके बावजूद भी कहीं लगता है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।